जोहार नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ है सहयोगी अभिषेक भारती। और देखिए, घाटशिला के चुनावी रण में आज का दिन बेहद अहम था। आज वोटिंग की बारी थी, मतदाताओं की बारी थी। और ये हम लोगों ने भी ऐसा प्रेडिक्ट किया था कि शायद ये बाय पोल है, बाय इलेक्शन है, तो वोटिंग इतनी कम अच्छी होगी। नहीं होगी, कम होगी। 11 बजे लेकिन तक कम ही थी। हाँ, 11 बजे तक जो रुझान आए थे उस हिसाब से तो कम ही लग रहा था। लेकिन अचानक से देखिए, अब जब कंपाइलेशन हुआ है, हालांकि अभी ऑफिशियल डेटा और भी बढ़ेगा ये कहा जा रहा है, लेकिन अब तक जो आंकड़े अभी कितने बज रहे हैं, अभी 5:45 यानी 6 बजे के लगभग जो आंकड़े आए हैं वो है 70% से ज्यादा 70% वोटिंग से ज्यादा। हो चुकी है, हुई है वोटिंग। यानी ये बहुत अच्छा माना जा सकता है। और इस बार भी देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाता हैं, एक बार फिर से उन्होंने अपनी भूमिका दिखाई है और उनका वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रहा है जो शहरों में रहने वाले मतदाता। और हम बात भी कर रहे थे कि शहर वाले लोग जो है वो छुट्टियों की तरह जी। इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, वोट देने नहीं निकलते हैं। वो घर में रह के छुट्टियां का मजा लेना ज्यादा बेहतर समझते हैं अपने अधिकारों के मुकाबले। तो देखिए, ग्रामीण इलाकों से सीखना पड़ेगा कुछ। बहरहाल, इन सब चीजों के अलावा प्रेडिक्शन जो भी था वो गलत था। अच्छी खासी वोटिंग भी, 70% ऑन एवरेज अच्छी वोटिंग मानी जाती है। तो क्या ये जो अच्छी वोटिंग हुई है, बाई पोल में अगर 70% से ज्यादा की वोटिंग हो रही है, तो इसके इशारे कुछ हो सकते हैं, इसके मायने कुछ निकाले जा सकते हैं भारती? देखिए, हमेशा यही होता है हम्म। कि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो ये माना जाता है कि लोग बदलाव के मूड में हैं। ये मानते हैं कि भाई जो मौजूदा वहां पर जो चल रहा है उससे संतुष्टि नहीं है और लोग चेंज जो है वो चेंज चाहते चाहते हैं, हैं कि परिवर्तन चेंज। चाहते हैं, हाँ। लेकिन अभी मेरी कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी हम्म। और कुछ पढ़ भी रहा था मैं, हम्म। उस आधार पर एक निष्कर्ष पर कि लोग वोटिंग परसेंटेज नो डाउट बढ़ा है, हम्म। लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है ग्रामीण इलाकों में। हम्म। मतलब घाटशिला जो मेन हम्म। टाउन है उधर का ना, उधर का छोड़ करके, ग्रामीण इलाकों हाँ, के लोगों ने, हाँ। आपका धालभूमगढ़ से वोटिंग परसेंट बढ़ा है। हम्म। आपका जादूगोड़ा में वोटिंग परसेंट बढ़ा है। आपका अगर बात करें तो मुसाबनी के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर वोटिंग परसेंट बढ़ा है। झांटी झरिया में वोटिंग परसेंट बढ़ा है। तो इन जगहों पर जो वोटिंग परसेंट बढ़ा है, हम्म। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि बाबूलाल सोरेन को एज अ प्रत्याशी हम्म। एक्सेप्ट करने से लोग थोड़ा सा कतरा। चले भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हो गया ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आज घाटशिला विधानसभा का उपचुनाव था। उपचुनाव संपन्न हो गया। अभी तक अधिकृत रूप से तो आंकड़ा इलेक्शन कमीशन जारी करेगी है, लेकिन अपने को जो जानकारी मिली है कि लगभग 5 बजे तक करीब करीब 74% के मतदान संभवतः हुआ है। हमें लगता है ये थोड़ा अंतिम रूप आएगा तो शायद आगे भी हो सकता है। कुल मिलाकर के मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से रहा। उसके लिए इलेक्शन कमीशन को बहुत बहुत बधाई है हमारी ओर से, क्योंकि जिस प्रकार से अंदेशा थे ये लोग गड़बड़ करेंगे, लेकिन हमारे भी कार्यकर्ता हर बूथों पर चुनाव के दिन डटे रहे। सवेरे से हम सब लोगों ने उसके भी मॉनिटरिंग करते रहे कि भाई सभी पोलिंग बूथों पर हमारे वर्कर है कि नहीं है। तो सवेरे से लोग डटे रहे और उन लोगों को प्रशासन तंत्र के द्वारा कहीं कहीं डराने धमकाने की भी कोशिश किया। उसमें से एक जानकारी मिली है, ढालभूमगढ़ थाना में एक कोई जम्बानी करके पंचायत है, वहाँ पर बूथ था। उसमें से हमारे एक दसमत टुड्डू को वहाँ दिन भर से लटका करके रखा है। अभी तक की जानकारी मिला था वो छोड़े नहीं थे। तो इससे ही अंदाज होता है कि भाई वो दहशत में है। जो सत्ताधारी दल है उनको लगता है कि हम चुनाव हार रहे हैं, और तभी उस प्रकार से, क्योंकि उन सारे जो क्षेत्रों में जहां उस लड़के को पकड़ा गया बिठाया गया, उस क्षेत्र के है कि वो
हमारे लिए पहले बहुत अनुकूलता नहीं थी, लेकिन आज जेएमएम के अंदर उसकी एक दहशत थी और प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग करते हुए एक प्रकार से उसको बिठाया है। तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि पूरे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव था वो शांतिपूर्ण रहा और हमारे भी सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की और उन कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब हम सब लोग फिर अब 14 तारीख के चुनाव के परिणाम का हम सब लोगों को प्रतीक्षा करना चाहिए और मैं आज भी फिर से दोहरा रहा हूं कि इस बार घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव का जो परिणाम होगा वो चौंकाने वाला होगा। तो कि जिस प्रकार से मतदाता जो टर्नअप हुए हैं, वोट डाले हैं, तो ये बिल्कुल साफ है कि इस बार एनडीए गठबंधन की और बीजेपी की जीत बता रही है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पर। और बताइए, बाकी एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अभी आप सब लोगों ने देखा जो कल दिल्ली में जो घटनाएं हुई, वो कोई सामान्य घटना नहीं है और अचानक घटना घटी ऐसा नहीं है, बल्कि आतंकवादियों की जो एक नए रास्ता, नए तरीका लोगों ने अपनाया है। और आप सबको ध्यान में होगा 2024 का वो दिन भी याद होगा, अगस्त, शायद 22 या 23 अगस्त का दिन है। दिल्ली के एटीएस टीम ने झारखंड में आकर के एक डॉक्टर्स क्या इश्ताक अहमद करके डॉक्टर्स की गिरफ्तारी करके ले गया है, क्योंकि उनका तार अलकायदा से जुड़ा हुआ था। यानी दिन में इलाज करते थे और रात में अलकायदा के लिए वो काम करते थे। कहने का अर्थ है कि दिल्ली ही नहीं, यूपी ही नहीं या गुजरात ही नहीं, बल्कि झारखंड भी उसे अछूता नहीं है। और उसके बाद झारखंड में भी कई एक आतंकियों को पकड़ा है और उससे पहले भी कई एक बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है। और ये लड़का तो संभवतः शायद रिम्स से ही पढ़े लिखे थे और रिम्स के पास से उसको कहीं पे उठाए थे। तो आप समझ सकते हो आतंकवादियों ने किस प्रकार से देश के हर हिस्सों में अपनी नेटवर्क फैला करके रखा है। अब देश के सिपाहियों पर नाज है कि लोगों ने काफी बड़ी घटना होने से पहले ही जिस प्रकार से यानी एक्सप्लोसिव जहां 3000 किलो पकड़ा जाता है तो अपने आप में बड़ा गंभीर विषय है। डॉक्टरों की गाड़ी में अगर AK-47 मिलता है तो ये चिंता का विषय है सभी देशवासियों के लिए और खास करके झारखंड के लिए भी, क्योंकि झारखंड में इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी आपने देखा होगा कि झारखंड सरकार ने कभी भी इस पर एक बयान तक भी नहीं दिया। तो इससे आप सोच सकते हो कि क्या हालत है। तो मुझे लगा कि इस विषय को भी मैं आपके सामने जरूर लाऊं और खाली आपको मैंने स्मरण कराया कि आज जो घटना हम लोग दिल्ली में देख रहे हैं, कहीं भी इस प्रकार की घटना करने के एक नए मोड, उसमें से पढ़े लिखे लोगों को और खास करके जो वहाँ 4-5 डॉक्टर्सों का नाम आया और यहाँ पहले ही एक डॉक्टर 2024 में 22 या 23 अगस्त को ही पकड़े गए हैं और फिर दिल्ली के पुलिस और उनको यहाँ से उठा करके ले गए। ये हम सबको संज्ञान में है और फिर से याद खाली में दिला रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार का भी मतदान लगभग 70% की ओर लगता है कि पहुंच जाएगा। 68% तो शायद दे रहा था 5 बजे तक का, बाकी आएगा। और बिहार में भी जो प्रथम फेज में भी जिस प्रकार से मतदान हुआ है और दिन भर भी जैसे दिखा रहा था, तो बिल्कुल अच्छे संकेत है। एक तो वोटर टर्नअप हो रहे हैं, काफी वोट डाल रहे हैं, उत्साह में डाल रहे हैं
तो निश्चित रूप से बिहार में फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। किस मुद्दे के लोग यहाँ पे आ रहे हैं वोटिंग करने के लिए? वोटिंग करने के लिए मुद्दा यह है कि हम लोग को जो सरकार से जो चीज़ मांग किए हैं ना, वो लोग का हम लोग का तुरंत मतलब पास करके दे दिया। जैसे हम लोग पोलियो के लिए एक विरोध किए थे, तो पोलियो में हम लोग का तुरंत पास करके दे दिया। ठेकेदार हम लोग से बात किया कि वो पोलियो बनेगा भी। वो उस खुशी में आदमी सब बहुत खुशी हुआ कि इतना जल्दी हम लोग को सरकार दे दिया बोल के। ओके, देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में आज जो यहाँ फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत का नेत्रा बूथ है, यहाँ पर बहुत वोटर जो है ना बहुत उत्साह दिखा। बहुत अच्छा वोट हुआ और सभी वोटर एकदम अपना खुशी से वोट दिया, महिला पुरुष दोनों। लोगों की क्या उम्मीदें थी, किस उम्मीद को लेके लोगों ने वोट दिया? यहाँ जो वोटर जो है ना, जैसे महिला वोटर हो गया, मैया सम्मान मिल रहा है, जो बिजली फ्री किया है सरकार, वो सब का जो देखते हुए कि हम लोग का जो ये सिस्टम है वो बने रहे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट किया है। यहाँ दिख रहा है सभी बूथों पे। देखिए, आप लोगों ने भी घूम रहे होंगे और सारे बूथों को आप लोगों ने सर्वे किया कि किस तरह से लोगों का रुझान रहा है, और सबका बूथों में एक ही आवाज़ था कि हम लोग विकास के साथ में जा रहे हैं। यानी कि आज जिस तरह से उपचुनाव में वोट घाटशिला की जनता ने दिल खोल के सोमेश सोरेन को दिया है, निश्चित रूप से हम लोग बहुत ज़्यादा लीड से हम लोग जीत रहे हैं। और 2025 का ये उपचुनाव 14 तारीख को हम लोग सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं। देखिए, रुझान यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और लगातार जनता जो है सो कि सुबह से जाकर के अपने बूथ केंद्र पे जाकर के मतदान कर रही है। आप जिस बूथ पे हैं उसका क्या प्रतिशत क्या रहा, वोट का प्रतिशत क्या? देखिए, यहाँ पे 70% अभी तक जो है सो कि मतदान हो चुका है। अब जनता का मतदान जब पिटारा खुलेगा तो आपको दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कितना % मतदान हुआ है। तो ये रुझान क्या दिख रहा है? रुझान ये भारतीय जनता पार्टी पक्ष में हमेशा रहा है। आप लगातार देखे होंगे कि इस 4 पंचायत में आज से नहीं, कई वर्षों जब भी चुनाव यहाँ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हमेशा लीड रहा है और इस बार भी लीड रहेगा। कितना मत आता है और मतदान प्रतिशत क्या है? 535 मतदाता है जी जी। और 70% तक वोटिंग हो गया। जी जी। कितना हुआ? 402। अभी तक 402 पोलिंग हुआ है। मतदान बड़ा ही शांतिपूर्ण रहा। जी जी। और यहाँ पर जितने लोग हैं, बीएलओ लोग, गांव के लोग, एजेंट्स लोग, वॉलंटियर्स लोग बहुत ही अच्छे हैं। मतलब हम लोगों के साथ कोऑपरेट किए हैं बहुत अच्छा से। नाम क्या होगा सर जी? मेरा नाम अरुण कुमार कुंडू। ओके, थैंक्स। बीजेपी के लिए ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक है, वोटिंग परसेंट बढ़ने का फायदा बीजेपी को मिलेगा। मामला बहुत फाइट क्लोज है, लेकिन अपर हैंड में एक जेएमएम नजर आता है यहाँ पे। हालांकि देखिए, अब तो जो भी है वो ईवीएम में है, 14 तारीख को क्लियर होगा। लेकिन एक एनालिसिस के तर्ज पे ये कह रहे हैं लोग कि जैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये जो बैल वाला बयान था, ये बैकफायर कर गया, इसका काफी नुकसान हुआ उनको। दूसरा, सोमेश सोरेन है, सोमेश सोरेन बहुत मृदुभाषी और शांत आदमी है। राजनीति से उनका कोई सरोकार था नहीं। रामदास सोरेन के आने के बाद सोमेश सोरेन को यहाँ मतलब जो है राजनीति में इनकी एंट्री होती है। एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन। हाँ, एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि ये परंपरागत वोट जो जेएमएम के वोटर हैं वो तो जेएमएम के वोटर हैं। यहाँ लड़ाई थी जो जेएमएम के वोटर नहीं है उनके वोट्स लेने की, क्योंकि चंपाई सोरेन की सेंध उन्हीं वोट्स में लगी थी। चंपाई सोरेन ने भूमिज वोट में सेंध लगा दी, चंपाई सोरेन ने कुम्हार वोट में सेंध लगा दी, और जयराम महतो ने महतो वोट में, जो बीजेपी को जाना था जो महतो वोट, उस महतो वोट में सेंध लगा दी। तो बीजेपी की लड़ाई थी कि उसकी सेंध जो है वो जेएमएम के जो परंपरागत वोटर हैं उसमें चली गई, और जेएमएम का था कि जो उसके वोटर हैं वो तो है, लेकिन इसके अलावा जो आइसिंग ऑन द केक वाले वोटर, उन वोटर्स को इसको अपनी तरफ खींचना था। जैसे महिला वोटर्स को, चूंकि कल्पना सोरेन, मैया सम्मान योजना, ये सब जो था,
तो मैया सम्मान योजना को लेकर के थोड़ी नकारात्मक भी हम्म। जो और नाम, शायद यही वजह रहा कि चर्चा इसकी हाँ ना के नहीं, बराबर रही। नाम वाम कटे ये सब हाँ हुए हाँ। इस कर। हालांकि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने आखिरी दिन चुनाव प्रचार के जो रोड रोड शो शो। किया, उस रोड शो का जबरदस्त इम्पैक्ट है। हम्म। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपर हैंड में जरूर जेएमएम, लेकिन फाइट टाइट भारतीय। हम्म। हाँ फाइट टाइट है, लेकिन खबरें अब आ रही हैं, और जैसा कि कल रात से भी चीजें जैसे बदल रही थी कि भाई पैसे बांटे जा रहे हैं वोटर्स के बीच, फिर सुबह देर रात में देखिए और फिर सुबह देखिए कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू बैठते हैं, वो कहते हैं कि भाई वहां पर खेला हो रहा है, बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए बाइपोल्स जो सत्ता में जो है उनके लिए तो ये एक फैक्टर होता एक, ही हाँ, है, एक पॉजिटिव उनके फैक्टर लिए एक निकले रहता पॉजिटिव है। फैक्टर हमेशा रहता है। लेकिन चूंकि मुझे लगता है कि चंपाई सोरेन ने जितनी मेहनत की थी यहाँ पर, आप देखिए कि बुजुर्ग होकर के भी उन्होंने पहले तो बड़ी सभाएं की, उसके बाद पॉकेट्स में छोटी छोटी सभाएं, रात में पंचायतों में जाकर सभाएं, ये सारी चीजें उनकी मेहनत बता रही थी, और वो कहीं ना कहीं श्योर लग रहे थे उस वक्त तक कि जो काम उन्होंने किया है उसका रिजल्ट उनके हक में आएगा। लेकिन चीजें सडन एक रात में बदलती हैं, और फिर वो हताशा, वो निराशा वो देखने को मिलती है आदित्य साहू के जुबानी कि भाई वहां पर खेला हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है। हालांकि अब क्या रिजल्ट क्या आएगा वो अलग है, लेकिन जो अब तक जो चीजें सामने आ पाई और जो वोटिंग परसेंटेज आया है वो बता रहा है कि मुकाबला बहुत टफ रहने वाला है, एक और बहुत बात है, टफ। एक और बात है, इसमें 3 चीजों पर मैंने हमेशा कहा है कि इसमें नजर किस पर रहेगी। जो हार जीत का अंतर रहेगा वो वो कितना कितना रहेगा, के रहेगा, पहली हाँ। चीज। जेल केम को कितने वोट मिलते हैं, दूसरी चीज। और जो बाकी जो प्रत्याशी हैं, जैसे मनसाराम हांसदा है, विकास हेम्ब्रम है, भारत आदिवासी पार्टी है, इनके प्रत्याशियों को कितने वोट मिलते हैं, इस पर भी। चूंकि एक एनालिसिस जो ये कह रहा है, मेरी कुछ एक्सपर्ट से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा है कि बीजेपी और जेएमएम को तो उनके वो हिस्से के वोट्स मिले, ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंट है, ये किसका है? ये बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंट जेल गेम का भी नहीं है, ये बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंट जो निर्दलीय खड़े हुए हैं, मनसाराम हांसदा बड़े छात्र नेता रहे वहां के, और उनके लिए तो लोग निकल कर नहीं आए। हाँ, घाटशिला शहर में उनकी बहुत जबरदस्त पकड़ है। एक और प्रत्याशी है विकास हेम्ब्रम, ये मूसाबनी के हैं, मूसाबनी में विकास हेम्ब्रम को जबरदस्त वोट मिले। तो ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है, चूंकि अगर आप मानिए एक एक निर्दलीय प्रत्याशी को अगर 10-10 हजार वोट भी मिलते हैं तो ये खतरे की घंटी। अच्छा नहीं, वो ठीक है, वो जो अगर ये वोट बढ़ता है तो ये खतरे की घंटी उनके लिए हो सकती है जो फिलहाल अभी है, हाँ, जो सत्ता में, जो सत्ता में है उनके लिए हो सकती है, क्योंकि जिनको जो नहीं है उनके लिए तो खोना पाना मतलब ये कुछ भी सोमेश नहीं है। सोरेन के लिए खतरे की घंटी। लेकिन ये इससे भी बड़ी चीज मुझे एक चीज लग रही है कि भाई अभी ये कहा जा रहा था रेल टेका के बाद से जिस तरह से परिस्थितियां बदली थी कि अगर घाटशिला का उपचुनाव सामने है तो यहाँ पर एसटी और कुर्मी वोट्स में बहुत बड़ा बिखराव देखने को आपको मिलेगा, और जैसे ही जेएलकेएम ने एंट्री की तब तो ये और कहा जाने लगा कि महतो वोट जो पहले से रहे हैं इंटैक्ट जेएमएम के वोटर्स में वो वहां से छिटकेगा, तो क्या वो बीजेपी के साथ जाएंगे? नहीं, वो सीधे जेएलकेएम के पास आएंगे। लेकिन जेएलकेएम ने जिस तरह से अपनी पूरी स्ट्रैटेजी वहां पर प्लान की, वो जो देखने को मिला, ये कहा जाने लगा कि जेएलकेएम ने एंट्री नहीं ली है, बाकायदा वो जेएमएम की बी टीम के तौर पर काम कर रही है, तो ये फायदा तो जेएमएम को मिलने वाला है अगर ऐसा कुछ है तो। देखिए यकीनन कोई भी खड़ा होगा, मैं अभी जेल के हमको साइड कर देता हूँ, विकास हेम्ब्रम जो खड़े हुए हैं अगर वो 10 वोट भी काटेंगे, विकास हेम्ब्रम को कौन वोट देगा? एसटी वोट देगा। वो किसका वोट काटेंगे? जेएमएम का काटेंगे। मनसाराम हांसदा खड़े हुए हैं, किसका वोट काटेंगे? एसटी का। किसका, किसके लिए काटेंगे? जेएमएम के लिए काटेंगे। तो क्या उनको अब बीजेपी की बी टीम कहेंगे? यही चीज है। कोई भी खड़ा होगा तो वो किसी न किसी का तो वोट काटेगा। हाँ, ये बात सही है, इसमें कोई शक नहीं है, आपकी बात एकदम सही है कि रेल टेका के बाद परिस्थितियां बदली और इसमें भी कोई शक नहीं है। राम महतो की जो सेंधमारी है वो महतो वोट बैंक में, महतो वोट बैंक घाटशिला में कुछ लोग कह रहे हैं कि 10% है, कुछ लोग कह रहे हैं 4 से 5%। मैं भी मान करके चल रहा हूँ 4 से 5 और 10 का एवरेज ले लेते, मान लिया 5 और 10 15 7.5%, दोनों के बीच का मैंने एवरेज ले लिया। अब 7.5% वोट बैंक मतलब 100 में से 7, तो ये हार जीत का अंतर होता है। अंतर होगा, अंतर होता है। तो नो डाउट हार और जीत के बीच में जयराम महतो वाला फैक्टर तो रहेगा, है ना। और
कॉमन सेंस कहता है कि महतो वोटर कभी जेएम, चूंकि जेएमएम के फाउंडर मेंबर रहे हैं विनोद बिहारी महतो, जेएमएम के सबसे क्रांतिकारी जो अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं निर्मल महतो, तो ऐसे में जो पारंपरिक वोट बैंक रहा है जेएमएम का वो महतो रहा है। बाद में सिनेरियो चेंज हुआ, आज सिनेरियो चेंज हो गया, वो अलग चीज है। तो ये कॉमन सेंस कहता है कि जयराम महतो ने सेंधमारी की है बीजेपी के वोट बैंक में, इसलिए क्योंकि वो महतो जेएमएम से नाराज है, जेएमएम से नाराज है तो वो बीजेपी को वोट देता है। अब बीजेपी को उसने वोट देने की जगह उसने वोट दे दिया जयराम महतो, तो वो वोट तो बीजेपी का 7.5% वोट कट गया, क्योंकि जयराम महतो को एकमुश्त महतो वोट पड़ा है। तो इसीलिए आरोप लग रहे हैं, ये आरोप अब सही है गलत है तो भगवान जाने। चूंकि विधानसभा चुनाव के नतीजे भी अब देखिएगा, तो विधानसभा चुनाव के नतीजे में किसी भी आप स्ट्रेटेजिस्ट से बात कीजिए, किसी भी जानकार से बात कीजिए कि भाई जेएमएम और बीजेपी के बीच का अंतर क्या मैया सम्मान रहा, तो नहीं, मैया सम्मान नहीं। जेएमएम और बीजेपी के बीच का अंतर जयराम महतो, जेल केम रहा, जयराम महतो रहा। भाई लोग कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन के जेल जाने का फायदा मिला, ये मिला वो मिला, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा फायदा जेल केम के प्रत्याशियों के खड़े होने का मिला जेएमएम को। अच्छा, और अब आ जाते हैं घाटशिला की बात। बाबूलाल सोरेन की हार का अंतर पिछले विधानसभा चुनाव में 22,000 के आसपास था। हाँ। इस बार देखना है कि 22,000 प्लस होता है, 22,000 माइनस होता है। नहीं, इंटेंशन कब होगी जेएमएम के लिए? क्योंकि अब तो उपचुनाव के बाद अब 3 साल बचे हुए हैं चुनाव में, तो उसके बाद कहा जा रहा है कि तब तक तो बहुत चीजें बदलेंगी। लेकिन बाबूलाल सोरेन की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, इसके बावजूद चंपाई सोरेन की मेहनत का नतीजा आप देखिए कि अगर जीत का अंतर 10,000 वोट से कम का रहा तो ये जीत है, चंपाई सोरेन की मनोवैज्ञानिक जीत है। चंपाई सोरेन की मनोवैज्ञानिक जीत रहेगी, उस अकेले आदमी की जीत रहेगी। बीजेपी एसटी की तरफ से, बीजेपी के एसटी नेताओं की तरफ से अर्जुन मुंडा उस क्षेत्र में काफी असरदार हो सकते थे। अर्जुन मुंडा आखिरी दिन एक दिन दिखाने के लिए गए नहीं थे। रघुवर दास असरदार हो सकते थे, रघुवर दास सिर्फ एक दिन गए। पूर्णिमा साहू विधायक हो सकती थी, कल्पना सोरेन के एक महिला चेहरा थी तो महिला चेहरा का जवाब हो सकती थी, बिल्कुल। लेकिन पूर्णिमा साहू पूरे चुनाव प्रचार में सिर्फ अन्नपूर्णा देवी गई है एक बार, क्योंकि यादव वोट वहां अच्छा खासा है। तो चंपाई सोरेन ने बहुत रणनीति के साथ वहां पर काम किए। तो अब नजर इस पर रहेगी कि हार जीत के बीच अंतर क्या रहने वाला है। वही सही है कि अगर अंतर भी अगर वो पाट पाते, लेकिन जो चीजें नजर आ रही है उससे लगता नहीं कि 20-22 हजार का फासला तय करना और उसके बाद प्लस करना वो इतना आसान नहीं होने वाला है। तब सोचिए जब चुनाव की घोषणा हुई थी तो उस समय वॉकओवर मिला हुआ था, वॉकओवर था। हाँ, कि मतलब वहां पर बीजेपी का कोई प्रत्याशी है ही नहीं, कितना कंपटीशन दे सकता है। लेकिन उस बूढ़े आदमी की मेहनत देखिए, कभी हम और आप इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो दिखा है ना, चंपाई सोरेन ने पूरी जान लगा दी है। तो ये मैं सच कह रहे कि कम से अगर 10,000 का भी वोट अगर खिसकता है, 10,000 का भी अंतर कम होता है, तो ये साइकोलॉजिकल विनिंग फैक्टर तो होगा ही चंपाई सोरेन के लिए। चलिए, तो ये क्या परसेंटेज तो वोटिंग की अच्छी हुई है, लेकिन ये परसेंटेज जो बढ़ा हुआ परसेंटेज है वो किसके पाले में गया है? क्या जेएमएम के पाले में, जो पहले से यहाँ पर जिसका कब्जा रहा है? चूंकि स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन जिनके निधन के बाद ही ये चुनाव हो रहा है, तो उनके बेटे बता दे सोमेश सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने है बीजेपी के बाबूलाल सोरेन, उसके बाद जेएलकेएम के नेता भी है रामदास मुर्मू, और बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। लेकिन इन सब के बीच ये बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो किसके लिए शुभ साबित होने वाला है? इसके लिए 14 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। और एज एक्सपेक्टेड हम जो कह रहे थे कि वोटिंग कम हुई है, 11 बजे तक कम थी, लेकिन उसके बाद जो बम्पर वोटिंग हुई है वो बहुत कहानी पहले से बयां कर रही है। इंतजार कीजिए 14 तारीख का। 14 तारीख को फिर बात होगी कि आखिर ये वोटिंग परसेंटेज किसके हक में गया है। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।